Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is split phase motors. Last time we have discussed the single phase motors and the working principle of single phase induction motor. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कौन कौन सी टाइप होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की, जिसमें सबसे पहली टाइप थी स्प्लिट फेस मोटर, देन कैपेसिटर मोटर थी, देन रिलक्टेंस स्टार्ट मोटर थी। तो आज जो बेसिकली बात करेंगे दैट इज स्प्लिट फेस मोटर के बारे में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसी मोटर, एसी इंडक्शन मोटर, एंड कॉमनली यूज होती है इन आवर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, राइट। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं ब्रीफली आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो सिंगल फेस मोटर्स होती हैं उसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है हमारे पास, जिसमें मेन वाइंडिंग एंड द अदर वन इज स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो दोनों वाइंडिंग्स को 90 डिग्री अपार्ट किया जाता है ताकि उसमें से दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और वो दोनों फील्ड्स के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी, ठीक है, और एक ही स्पीड पे काम करेगी, बट उनके बीच में एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होगी जो 360 डिग्री रिवॉल्व करेगी, और उसी से रोटर जो है वो घूमना शुरू करेगा। मतलब देयर विल बी अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्प्लिट फेस मोटर की। लेट्स स्टार्ट। द स्प्लिट फेस मोटर इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इसको हमने रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर भी बोला। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडक्शन मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, ठीक है, सिंगल फेस। तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से कुछ ऑक्सिलरी मींस देना पड़ता है। तो उसमें से जो फर्स्ट टाइप है दैट इज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ती है विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसलिए इसका नाम जो है दैट इज स्प्लिट फेस मोटर। ये बेसिकली क्या करता है, फेस को स्प्लिट करता है, दो फेसेस को स्प्लिट कर देगा, और उससे जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी उससे रोटर जो है वो घूमना शुरू होता है। तो दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। इट हैज अ सिंगल केज रोटर। अब इसमें ये डायग्राम आपने बनाना है इन द एग्जाम्स। 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का जब भी क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग, तो आपने ये डायग्राम आप डिस्कस करोगे, और ये डायग्राम जो है ये आपको समझाने के लिए रखा गया है। तो इसमें क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। दो वाइंडिंग्स दी हैं, एक मेन वाइंडिंग स्टेटर की है ये, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम है इसको स्टार्ट पर्पस देना। और ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिया है जो कि इसको सिर्फ स्टार्ट के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर देते हैं आफ्टर गेटिंग स्टार्ट, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, और बीच में ये रोटर लगा है। ये रोटर रोटेट करेगा विद दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो स्टेटर से जनरेट होगी। अब इधर बात करें तो ये एक देखिए, दिस इज अ मेन वाइंडिंग, ठीक है। मेन वाइंडिंग के साथ एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोला है। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी है। दिस रेजिस्टेंस बेसिकली इज यूज्ड टू स्टार्ट द मोटर, ठीक है। और ये एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और रिले भी बोलते हैं इसको, ये लगा है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आप डायग्राम अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये है स्प्लिट फेस मोटर का। इट विल बी अ सिंपल डायग्राम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रोटर यूज कर रहे हैं दैट इज अ सिंगल केज रोटर, ठीक है। एंड इट्स स्टेटर हैज टू वाइंडिंग्स नोन एज मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इसके जो वाइंडिंग्स होगी दो तरह की होगी, मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। बोथ द वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री इन स्पेस। अब दोनों वाइंडिंग्स में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, राइट। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, अब भी बता रहा हूँ कि ये जो मेन वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होगा, जिससे दो अलग अलग फील्ड जनरेट होंगी, ठीक है। द मेन वाइंडिंग हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। अब जो मेन वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस बहुत लो रखी गई है, एंड ए हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसकी जो रिएक्टेंस होगी दैट इज वेरी हाई। मतलब ये एक वाइंडिंग है, वाइंडिंग की कुछ रिएक्टेंस होगी, रिएक्टेंस मींस जो कि रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस का टोटल सम होगा, ठीक है। वेयर एज द स्टार्टिंग वाइंडिंग हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी ये वाली, इसकी रेजिस्टेंस काफी हाई होगी, इसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड की हुई होती है बेसिकली, तभी इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर बोलते हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस काफी हाई है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज लो। ये आपने याद रखना है, ये आपने थ्योरी में इसके लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। A resistor is connected in the series with the auxiliary winding. अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक सीरीज में रेजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है। The current in the two windings is not equal as the result of rotating field is not uniform. अब दोनों के बीच में जो करंट पास करेगा हमें पता है that will be different because दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है,
ठीक है, रेजिस्टेंस अलग होगी तो करंट की जो क्वांटिटी है दैट इज आल्सो डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ द वाइंडिंग्स, मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। हेंस द स्टार्टिंग टॉर्क इज स्मॉल। तो जो दोनों में जो नॉन यूनिफॉर्म करंट होगा उससे क्या है, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो पाएगा दोनों के बीच में, वेरी लेस स्टार्टिंग टॉर्क विल बी देयर, जो कि 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ स्टार्टेड रनिंग टॉर्क होगा, जो कि सिर्फ जितना हमें चाहिए उसका 2%, ठीक है, मतलब ये मिलेगा हमें, ठीक है, या जो जितना स्टार्ट होता है उससे सिर्फ 2 गुना ही टॉर्क बढ़ पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। एट द स्टार्टिंग ऑफ द मोटर बोथ द वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये दोनों वाइंडिंग्स आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एज सुन एज द मोटर reaches the speed of 70 to 80% of synchronous speed, the starting winding is disconnected automatically from the supply mains। जैसे ही स्टार्टिंग वाइंडिंग से बेसिकली मकसद क्या था दो वाइंडिंग्स लगाने का, कि दोनों में जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, जब उसमें से करंट पास होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होगी, ठीक है, उल्टी होगी तो उन दोनों के बीच में एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट होगी जो कि रिवॉल्विंग मानी जाती है, और उस रिवॉल्विंग फील्ड से जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होगा। बट वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम कब कहाँ तक है, जब तक ये 70 to 80% स्टार्ट नहीं हो जाती मोटर। आफ्टर गेटिंग स्टार्ट ये स्टार्टिंग वाइंडिंग अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द मेन सप्लाई। और वो कैसे होगी, दिस विल बी यहाँ पे दिया है, इफ द मोटर्स आर रेटेड अबव 100 वाट और मोर, a centrifugal switch is used to disconnect the starting winding, and for the smaller rating motor relay is used for the disconnecting of the winding। अब वो कह रहे हैं कि इसको डिस्कनेक्ट करने का काम किसका है, तो दैट इज द बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो हमने यहाँ पे यूज किया है। यू कैन सी हियर दिस इज अ स्विच, दोनों डायग्राम्स में स्विच लगे हैं, ये रहा स्विच, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगा है, ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा है। तो इसका काम है जब 70 to 80% रोटर घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है, फुल स्पीड से, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसको स्विच डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब ऑफ हो जाएगा, और इससे ये वाइंडिंग में से करंट पास करना बंद हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग करंट जिसको बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच दो तरह का होता है, या तो हम इसमें कोई रिले लगा देंगे, या सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है जो कि 100 वाट और मोर पावर से के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच की बात कर रहे हैं। द रिले इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन वाइंडिंग। एट द स्टार्टिंग द हैवी करंट फ्लोज इन द सर्किट। स्टार्टिंग में हैवी करंट फ्लो करता है सर्किट में, एंड द कांटेक्ट ऑफ द रिले गेट्स क्लोज्ड, और उससे क्या होगा, रिले जो है वो बंद हो जाती है। Thus the starting winding is in the circuit. As the motor attains a predetermined speed, the current in the relay starts decreasing। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है जो करंट है उस वाइंडिंग में से, स्टार्टिंग वाइंडिंग में से, वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे वो रिले जो है वो ऑफ हो जाती है, ठीक है। The relay opens and disconnect the auxiliary winding from the supply, making the motor runs on the main winding। और उससे जो पूरा का पूरा करंट है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग में से पास करता है, ठीक है। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेस मोटर। आगे इसके बारे में बात करते हैं फेजर डायग्राम में। फेजर डायग्राम में क्या है, ये देखो, ये वोल्टेज अप्लाई की है हमने। जब वोल्टेज अप्लाई की है तो दो तरह का करंट आ रहा है, एक मेन वाइंडिंग के पास जा रहा है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग के पास जा रहा है। इसको हम IS भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग करंट भी लिख सकते हैं। जो IM है, ठीक है, दैट इज मोर लैगिंग एंगल, दैट इज हैविंग मोर लैगिंग एंगल विद द वोल्टेज अप्लाइड, बिकॉज इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। और इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है और रेजिस्टेंस ज्यादा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जितनी कम होगी उतना वोल्टेज और करंट के बीच में लैगिंग कम होगी, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग हो गए फेस एंगल, और उसमें से एक रिजल्टेंट फील्ड जनरेट हो रही है। ये जो फील्ड जनरेट हो रही है इससे बेसिकली टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन द रोटर साइड। तो ये प्रिंसिपल है बेसिकली, इसी डायग्राम से हमें सारा पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में क्या लिखा है, द करंट इन द मेन वाइंडिंग IM लैग बिहाइंड द सप्लाई वोल्टेज ऑलमोस्ट बाय द 90 डिग्री एंगल। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर तो टोटल प्योर इंडक्टिव कोई सर्किट होगा तो उसमें से जो करंट और वोल्टेज में डिफरेंस होगा 90 डिग्री कंप्लीट होगा, बट थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी है इसलिए लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा। जो करंट है दैट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज ऑलमोस्ट बाय 90 डिग्री बट लेस देन द 90 डिग्री। द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ ऑक्सिलरी मींस स्टार्टिंग वाइंडिंग,
जो कि IA है, IS भी लिख सकते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इन फेस विद द लाइन वोल्टेज। और ये क्यों है? बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा है इसमें और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, ठीक है। Thus there exists the time difference between the current of the two windings, दोनों के बीच में एक टाइम डिफरेंस आएगा, फेस डिफरेंस आएगा। The phase difference phi is not 90 डिग्री but of the order of 30 degrees, जो कि वो कह रहे हैं कि प्योरली 90 डिग्री नहीं होगा बट 30 डिग्री से के ऑर्डर में होगा, मतलब 30 या 60 या 90 ऐसे होगा। This phase difference is enough to produce a rotating magnetic field, और इससे एक RMF जनरेट होगी जिसको हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसी से टॉर्क प्रोड्यूस होगा इन द रोटर साइड, और ये 360 डिग्री रिवॉल्व करेगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। आगे चलते हैं, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस स्प्लिट फेस मोटर में दिया होता है। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो वाइंडिंग्स आ रही हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग ना लगाई हो, उस टाइम पे स्टार्टिंग टॉर्क देखिए यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, दैट मींस देयर इज नो स्टार्टिंग टॉर्क एट द स्टार्ट, ठीक है। और ये बाद में बढ़ता है और अपना मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके वापस आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड स्टार्टिंग में ये टॉर्क 0 होता है, बट अगर मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग इकट्ठे लगा दे तो स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से देख सकते हैं कितना ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इज नेसेसरी फॉर टू स्टार्ट द मोटर एट स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी टॉर्क है वो सेम हो जाता है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है फेस डिफरेंस का। तो बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं। सी एन नॉट ये बेसिकली है पॉइंट जहां पे हमने ये वाली रेड वाली जो वाइंडिंग है इसके बारे में डिस्कस करना है सिर्फ। इसमें जो एन नॉट है वो पॉइंट है जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो काम करता है जब तक, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एन नॉट इज द पॉइंट एट विच द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर इज अबाउट 1.5 टाइम्स ऑफ द फुल लोड टॉर्क। अब इसमें जो फुल लोड टॉर्क होगा उसमें उसका 1.5 टाइम्स जो है वो टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये जो टॉर्क है ये 1.5 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल मेन वाइंडिंग अलोन, ठीक है। The maximum torque is about 2.5 times of the full load torque at about 75% of the synchronous speed, ठीक है। The starting current of the motor is high about 7 to 8 times of the full load value। अब starting current जो होगा इससे इसके कारण 7 to 8 times ज्यादा होगा, किसके कारण? जो हमने रेजिस्टेंस ऐड की है, जो हमने एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को हाई रेजिस्टेंस दी हुई है जिससे। The direction of the resistance start motor can be, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, the direction of resistance start motor can be reversed by reversing the line connection of either the main winding or the starting winding। The reversal of motor is possible at the standstill condition only। अब ये लाइन में क्या कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर स्प्लिट फेस मोटर है उसकी जो डायरेक्शन अगर रिवर्स करनी हो, मान लो इधर को घूम रही है, अगर उल्टी घुमानी हो मोटर तो इट इज पॉसिबल। वो कैसे? वो कहते हैं जब मोटर चल ना रही हो उस टाइम पे जहां पे हमने स्प्लिट मेन वाइंडिंग को जो कनेक्शन दिए हैं उसको सीधे स्टार्टिंग वाइंडिंग को दे दो, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जो कनेक्शन दिए हैं वो मेन वाइंडिंग को दे दो, मतलब इंटरचेंज कर दो कनेक्शन, तो इट विल रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है इसका स्प्लिट फेस मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी डेफिनेशन और इसका डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम, इसका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप नोट कर लीजिए। आगे है इसकी एप्लीकेशंस, कहाँ पे यूज होती है। तो दिस टाइप ऑफ मोटर आर चीप, ये इसकी जो कॉस्ट होती है दैट इज वेरी लेस एंड आर सुटेबल फॉर इजीली स्टार्टिंग लोड्स वेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टार्टिंग इज लिमिटेड। अब इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे इजीली लोड डाल के स्टार्ट कर सके इसको, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोटर इज नॉट यूज फॉर ड्राइव्स व्हिच रिक्वायर मोर देन 1 किलोवाट बिकॉज ऑफ द लो स्टार्टिंग टॉर्क। और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आफ्टर गेटिंग रेजिस्टेंस स्टार्ट स्विच, तो उससे भी जो इतना टॉर्क ज्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत फिर भी कम है कि 1 किलोवाट तक की मोटर को ही सिर्फ रन कर सकता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? यूज्ड इन द वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग फैंस, these motors are used in the mixer grinder, floor polishers, blowers, centrifugal pumps, drilling and lathe machine। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस है these are of the split phase motor, ठीक है। और ये इसकी जो 1 किलोवाट से कम ही होती है पावर, ठीक है, उसमें इसको यूज किया जाता है। आगे है इसकी एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस में क्या है कि एक इकोनॉमिकल है, मतलब कॉस्ट इसकी कम है, एंड कैन बी चेंज्ड वंस इट वेयर्स आउट बिफोर ट्राइंग टू रिवर्स इट, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट फ्रेम साइजेस सो दैट दे कैन बी प्लेस्ड एफर्टलेसली इन द मोस्ट ऑफ द मशीन। और इसकी जो साइज होता है इस मोटर का वो काफी वेरिएबल होता है, मतलब हम बड़े साइज में भी ले सकते हैं, छोटे में भी ले सकते हैं,
तो उससे क्या है, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। दीज आर द एडवांटेजेस। लास्ट है इसकी डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है, एक तो दीज मोटर्स हैव लेस स्टार्टिंग टॉर्क, so not suitable for above 1 kilowatt motors. The disadvantage of this motor is power output and efficiency. Power output and efficiency अगर 3 phase motor के accordingly compare करें तो these are unsuccessful while changing the energy from electrical to working mechanical। ठीक है, मतलब 3 phase motor के साथ compare करें तो बहुत कम efficiency और output होगी इसकी। These motor rely simply on the different resistance and inductance of the starting winding। अब ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो चेंज की हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग की, उससे ही ये मोटर जो है वो स्टार्ट होती है। तो सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है, मतलब अगर वो वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में कुछ ब्रेकेज आ गई या उसकी रेजिस्टेंस वेरी कर गई तो ये मोटर काम नहीं करेगी अच्छे तरीके से। दीज आर यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज मैंडेटरी लाइक एन एयर कंप्रेसर। these are suitable for the loads which start easily such as fans, grinding wheels etc। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ये आप रहने दीजिए, ठीक है, these are not disadvantages। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज। अब स्प्लिट फेस मोटर के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप ये टॉपिक समझ आ गया हो आपको। ये 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का पेपर में आ सकता है। तो इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं विद मी एनी टाइम। थैंक यू।